ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 83वां संस्करण आज राजस्थान विधानसभा में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विधानसभा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सम्मेलन की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्षता करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी स्वागत उद्बोधन देंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों का महामंथन, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और जयपुर में देश भर के विधानसभा स्पीकर जुटे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले की तस्वीरें आपको दिखाई सभी के पहुंचने का सिलसिला, लेकिन अब लगातार देखिए जैसा समय 10:30 बजे का था, ये निर्धारित समय जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब वहां पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, महारथियों का महामंथन, क्योंकि पीठासीन अधिकारी सभा में परिसर में उनका प्राधिकार सर्वोच्च माना जाता है। विधानसभा सचिवालय का प्रमुख उन्हें माना जाता है। प्रमुख वो होते हैं विधानसभा सचिवालय के, संविधान की प्रक्रिया, इसके अलावा संविधान के नियमों और साथ ही साथ संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार भी होते हैं। कार्यक्रम जारी है, देखिए। और भारत के आधुनिकतम विधायी परिसर के रूप में इस विधानसभा भवन का स्थान है। निश्चित ही हमारी अनुशासित प्रगतिशील विधानसभा और उसका ये भवन प्रजातंत्र का ये देवालय स्तुत्य है, गौरव के योग्य है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वहां पहुंचे और पीठासीन अधिकारियों का आज ये सम्मेलन, सभी के स्वागत की तस्वीरें। और जब स्वागत किया गया तो वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। जोश भी वहां पर कई गुना ज्यादा बढ़कर आया, क्योंकि सभी एक महामंथन के तौर पर जब संसदीय परंपराओं और आने वाले दिनों में किस तरह से इसे और बढ़ाया जा सकता है, विधानमंडलों के संयोजीकरण और सामंजस्य को भी किस तरह से एक नई रेखा दी जा सकती है। G20 में लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व, तमाम सारे मुद्दे जिस पर महामंथन, संसद और विधानमंडलों को अधिक प्रभावी बनाने सहित मुद्दों पर भी। तो पीठासीन अधिकारियों का महामंथन, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और राजस्थान विधानसभा को जिस कदर खूबसूरत सजाया गया था, हर कोई वहां से जब होकर निकल रहा था तो मन में एक चीज थी, एक कौतूहल था इस चीज को लेकर कि 26 जनवरी का अभी समय दूर है, लेकिन अभी से राजस्थान विधानसभा क्यों सजने लगी। लेकिन राजस्थान विधानसभा में चूंकि 83वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज से है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत की तस्वीरें, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन और महारथियों का महामंथन। देखिए राजस्थान विधानसभा में स्वागत के लिए सभी की मौजूदगी और ये कार्यक्रम स्वागत का। और आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे राष्ट्रगान के लिए। तो देखिए 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का महामंथन आज है। और खास बात इसमें आप अगर देखें तो बहुत एक विशेष व्यवस्थाएं नहीं की गई है, लेकिन फिर भी सादगी के तौर पर अगर इस सम्मेलन की पूरी रूपरेखा भी देखी जाए तो इतने सारे विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में भी आपको ऐसी अनुभूति नहीं होगी कि किसी तरह की परेशानी आम जनता को जब ये गुजर रहे होंगे तब हुई होगी। हालांकि प्रोटोकॉल वहां पर पूरे फॉलो किए जाते हैं, लेकिन सभी विधानसभाओं के स्पीकरों का एक जगह जुटना, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पहुंचना, सूबे के मुखिया वहां पर मौजूद है, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का स्वागत उद्बोधन भी अब से कुछ ही देर के बाद होगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सभा के परिसर में प्राधिकार और तमाम विधानमंडलों के संयोजीकरण और सामंजस्य को लेकर। साथ ही पीठासीन अधिकारियों के लिए कहा जाता है कि विधानसभा सचिवालय की प्रमुखता की एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। संविधान की प्रक्रिया किस तरह से हो, संविधान के नियमों की अनुपालना कैसे हो पाए, ये भी वो सुनिश्चित करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर विधानसभा, राजस्थान विधानसभा से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महारथी जुटे हैं महामंथन के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोरदार स्वागत हुआ और उसके बाद में ये तस्वीरें मंच से।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। लोकसभा श्री ओम बिरला, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी। आज के इस उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी और सम्मानित मंच से निवेदन दीप प्रज्वलन के लिए। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मुह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्रभाव प्रकाश किरणों से आज राजस्थान विधानसभा का ये भवन ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हम माननीय का स्वागत हरियाली और खुशहाली के प्रतिरूप, वृद्धि और विकास के वाहक, प्रगति और परोपकार के प्रतीक नन्हे पौधों के माध्यम से करना चाहेंगे। और निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। आपसे अनुरोध, माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी को ये नन्हा पौधा भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे आग्रह, माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को ये पौधा भेंट करें। डॉक्टर सीपी जोशी जी से पुनः आग्रह, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी को पौधा भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन। पुनः अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी को पौधा भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर सीपी जोशी स्वागत करेंगी माननीय श्री हरिवंश, उपसभापति राज्यसभा। श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय श्री हरिवंश, उपसभापति राज्यसभा को आप ये पौधा भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और आइए करते हैं शाब्दिक स्वागत अनुष्ठान। और आइए करते हैं शाब्दिक स्वागत। आग्रह करें डॉक्टर सीपी जोशी जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहेंगे। विधान मंडल में नवाचार के साथ साथ
संसदीय प्रक्रियाओं तथा परंपराओं को पुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने 2.5 दशकों से अधिक के संसदीय जीवन काल में राज्य विधानसभा तथा संसद के सदस्य के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने राज्य तथा केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों में प्रशंसनीय कार्य किया है। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ साहब, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी, राज्यसभा के सभापति माननीय हरबंश जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, अलग अलग प्रांतों से आए हुए पीठासीन अधिकारीगण, हमारे सांसदगण, भारत सरकार के मंत्रीगण, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, भूतपूर्व विधायक, हमारे अन्य प्रदेशों से आए हुए सेक्रेटरीज, उनके परिवार के सदस्यगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है और मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि मैं प्रिविलेज हूं कि आज देश में 2 संस्थाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सभाओं के जो चेयरपर्सन हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक देश है उसकी 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। हरबंश जी, आपका भी स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता वो विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और हमारा लंबा अनुभव है दोनों का राजस्थान की विधानसभा में कंट्रीब्यूट करने का। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान वो प्रदेश है जिस राजस्थान के प्रदेश में संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने का काम हमने बहुत ऐतिहासिक ढंग से किया है। हमें खुशी है इस बात की कि इस प्रांत में मोहनलाल जी सुखाड़िया हो या भैरव सिंह जी शेखावत हो या प्रदेश में जो हमारे सभापति के पैनल में जैसे रामनिवास जी मिर्जा 10 साल तक स्पीकर रहे और बाद में राज्यसभा के उपसभापति भी रहे, ऐसे व्यक्तियों ने अच्छी संसदीय परंपराओं को यहां पर स्थापित किया। उस दृष्टि से आज अमृत महोत्सव में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। मान्यवर, ये 75वां साल है अमृत महोत्सव का और 75 साल में हम 2 दिन के हमारे डेलिब्रेशन में जो हमारे पीठासीन अधिकारियों का मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, पर मैं मोटे तौर पर आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इनकी भूमिका के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका है वो विधायिका की है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अलग अलग पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं विधानमंडल में और लोकसभा में, और जिनका बहुमत होता है वो नीति बनाकर प्रदेश और देश के नीति निर्माण करने का काम करते हैं, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी करने का काम चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। हमें मान्यवर 75 साल बाद ये नए ढंग से रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जनता जो अपेक्षित करके जनप्रतिनिधि को चुनती है उस विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति है। इस देश में लोग अपेक्षा करते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी स्क्रूटनी ठीक ढंग से हो, वॉचडॉग की भूमिका हम ठीक ढंग से निभाएं, तब देश तेज गति से आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं कहता कि देश आगे नहीं बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा है, पर स्क्रूटनी करने का काम विधायिका में हो सकता है, संसद में हो सकता है। पर यदि विधायिका ही कम समय पर अपना सिटिंग करे तो हम एग्जीक्यूटिव की जो निर्णय है उनका स्क्रूटनी करने का काम हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। आज आईटी का जमाना आ गया है, नए जमाने पे हमने लोगों को ये अधिकार दिया है, अलग अलग प्रदेशों ने पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के माध्यम से हम जनता को अकाउंटेबल बना रहे हैं कि सरकार में काम करने वाले अधिकारी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, कोई कंप्लेंट है तो पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। वो अकाउंटेबली करने के लिए संसद में हम चर्चा नहीं करें, विधानसभा में हम चर्चा नहीं करें तो फिर संसद और विधानसभाएं इर्रेलेवेंट हो जाएगी।
इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि हम किस तरह से इस देश में अगले शताब्दी में इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये आईटी आने के बाद हमारी भूमिका का हम ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें। हमारे जो नियम और कानून है वो इरेलीवेंट हो चुके हैं। आज यदि एक सामान्य नागरिक पोर्टेबल के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल कर सकता है, तो चुनाव प्रतिनिधि सरकार की नीतियों के बारे में अकाउंटेबल करने के लिए हमें नीतियों में और उसमें कानून में प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने ट्रेडिशनल तरीका बना रखा है कि 1 घंटा क्वेश्चन आवर होगा, एडजॉर्नमेंट मोशन होगा, कॉल अटेंशन मोशन होगा, और जो कानून बनाने की प्रक्रिया मान्य और उसमें मुझे कम बोले तो ये अच्छा है। कानून में कितने लोग भाग लेते हैं, कानून की किस तरह की व्याख्या होती है, कितनी सेलेक्ट कमेटी में जाते हैं, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो हमें बड़े अच्छे तरीके से अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी एग्जीक्यूटिव की। अन्यथा मुझे अन्यथा न ले, वी आर गवर्न बाई एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप। एग्जीक्यूटिव निर्णय करे, उसका स्क्रूटनी ढंग से विधानमंडल, विधानसभा और लोकसभा में नहीं हो, तो इस देश में संसदीय लोकतंत्र में जिस तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, उनकी नीतियां में कमी और खामी है, उसको हम ठीक ढंग से प्रतिपादित नहीं कर सकते। यहां भूमिका प्रतिपक्ष की होती है और सरकार की होती है, और हम सब अकाउंटेबल है जनता के प्रति। इसलिए आज आवश्यक है कि इन संबंध में हम नए सिरे से चर्चा करें। मैं चाहता हूं कि हम कानून में संशोधन करें कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डेज बढ़ाएं, जिससे एग्जीक्यूटिव के स्क्रूटनी हो सके निर्णय करने का। यह भी एक मोटा प्रश्न है। यह भी एक मोटा प्रश्न आज देश में आ गया है कि स्वायत्तता के संबंध में हम क्या निर्णय करें। आज भी विधानसभा के विधानमंडलों के लोगों की अपेक्षा है कि हम वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में कुछ चर्चा करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय संबंध में कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता तो करनी चाहिए। इस देश में हमने फाइनेंस कमीशन बनाया। फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन करता है वित्तीय संसाधनों का। जब हमने 73 और 74 अमेंडमेंट किया, तो हमने फाइनेंस कमीशन में अमेंडमेंट किया कि पंचायत राज को जो डिवोल्यूशन करने का वो काम भी फाइनेंस कमीशन करेगा। जम्मू कश्मीर को हमने ढंग से जब अलग अलग ऑटोनोमस काउंसिल बनाया, तो फाइनेंस कमेटी को हमने एक काम दिया है कि वो किस तरह से उनको डिवोल्यूशन करे फाइनेंस कमीशन का। यदि वित्तीय स्वायत्तता हम विधानमंडलों को देते हैं, तो मैं समझता हूं कि विधानमंडलों का काम करने का तरीका और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बनेगा। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम अब चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे आज बहुत प्रसन्नता मान्यवर, क्योंकि मुझे खुशी है कि आप विधानसभा के सदस्य रहे। मान्यवर, मुझे इसे भी खुशी है आप संसद के सदस्य रहे। मुझे ये भी खुशी है कि आप भारत सरकार में मंत्री रहे। मुझे ये भी खुशी है कि आप राज्यपाल रहे और आप भारत के आज उपराष्ट्रपति हैं। तो मान्यवर, में क्या आपका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं करा सकता कि आर्टिकल 211 क्या है, आर्टिकल 212 क्या है, आउटरीच कैसे हो रही जुडिशरी की, किस तरह से हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि 75 साल बाद जुडिशरी ने जो निर्णय किए हैं, उन निर्णयों के बारे में हमारा जो ओवररीच है एग्जीक्यूटिव का, हमारा ओवररीच जो विधायिका का है, ऐसे उदाहरण है कहीं जुडिशरी ने ओवररीच किया है, कहीं एग्जीक्यूटिव ने ओवररीच किया है, कहीं विधायिका ने ओवररीच किया है। आज समय आ गया हम आप उन सब चीजों को दोबारा देखें और किस ढंग से हम इसको बैलेंस को ठीक ढंग से बना सकें, ये काम हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए। मान्यवर, ये भी सही है, हमने फाइनेंशियल इनकम कॉन्स्टिट्यूशन में अब हमने निर्णय किया है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी किया कि सीएजी होगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी समझा कि फाइनेंस कमीशन होगा। ये इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम प्रभावशाली ढंग से गवर्नेंस करने का काम कर सकते हैं। तो आइए हम नए सिरे से इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किस तरह से नियम और कानून में परिवर्तन करके जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। और आईटी आने के बाद हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हमारे नियम और प्रक्रिया के जो कानून है उसमें परिवर्तन किया जाए, और ये परिवर्तन करने का कोई काम कर सकता है। तो मान्यवर, आप राज्यसभा के सभापति हैं, ओम बिरला जी लोकसभा के हैं, अब हम तो जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो तो हेल्पलेस हैं। न तो हम हाउस को बुला सकते हैं, न हाउस को हम कंडक्ट कर सकते हैं। हाउस को बुलाने का सरकार का और गवर्नर का, बिजनेस चलाने का बिजनेस एडवाइजर कमेटी का। हमारा काम तो हाउस सुनने के बाद ठीक ढंग से रेफरी हम कि काम ठीक ढंग से हो रहा, ठीक करो, नहीं तो रेफरी हो तो किसी को फाउल कर दो, किसी को बाहर कर दो। कोई